प्राचीन भारत की धरती पर एक छोटा सा राज्य था जहां का राजा वृद्ध हो चुका था और उसका पुत्र युवराज आर्यमित्र अभी अनुभवहीन था। राज्य के चारों ओर शत्रु राज्यों की नजरें टिकी थीं। महल के भीतर दरबारियों की फुसफुसाहट, सेनापतियों की चिंतित दृष्टि और जनता के मन में भविष्य को लेकर असमंजस था। ऐसे समय में राज्य के महामंत्री ने सलाह दी कि युवराज को तक्षशिला जाकर महान आचार्य चाणक्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए। युवराज आर्यमित्र तक्षशिला पहुंचा, साधारण वेश में, बिना किसी शाही ठाट बाट के। उसने देखा एक कृशकाय ब्राह्मण, तेजस्वी नेत्र, मुख पर अद्भुत गंभीरता और भीतर से प्रकट होती अग्नि। वही थे आचार्य चाणक्य। वे अपने शिष्यों को नीति, राजनीति और जीवन का ज्ञान दे रहे थे। आर्यमित्र ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं निर्णय लेने से डरता हूं। हर निर्णय मुझे किसी न किसी हानि की ओर ले जाता प्रतीत होता है। मैं क्या करूं? चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें अधिक भय किस बात का है, गलत निर्णय का या लोगों की आलोचना का? युवराज ने सिर झुका लिया, दोनों का गुरुदेव। यदि मैं युद्ध का निर्णय लूं और हार जाऊं तो राज्य नष्ट होगा। यदि शांति का प्रस्ताव दूं तो लोग मुझे कायर समझेंगे। यदि कठोर दंड दूं तो लोग क्रूर कहेंगे और यदि क्षमा कर दूं तो दुर्बल। चाणक्य मुस्कुराए, यही तो जीवन की पहली परीक्षा है। जो निर्णय लेने से डरता है वह स्वयं निर्णय का पात्र बन जाता है। संसार उसे अपनी दिशा में धकेल देता है। उन्होंने एक कथा सुनानी आरंभ की। एक वन में एक सिंह रहता था। वह शक्तिशाली था, परंतु हर शिकार से पहले सोचता रहता, क्या यह शिकार मेरे योग्य है? क्या इससे मुझे हानि होगी? उसकी हिचकिचाहट का लाभ उठाकर लोमड़ियां और भेड़िए उसका भोजन छीन लेते। अंततः वह दुर्बल हो गया। एक दिन एक वृद्ध हाथी ने कहा, सिंह, निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है और यह प्रायः सबसे घातक होता है। उस दिन से सिंह ने साहस किया। हर शिकार सफल नहीं हुआ, परंतु उसकी प्रतिष्ठा लौट आई। युवराज ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, राजा का मन सिंह के समान होना चाहिए। यदि तुम हर परिणाम से भयभीत रहोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भय को भांप लेंगे। युवराज ने पूछा, परंतु गुरुदेव, यदि निर्णय गलत हो जाए तो? चाणक्य ने उत्तर दिया, गलत निर्णय से भी अनुभव जन्म लेता है, किंतु निर्णयहीनता से केवल पतन। एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्पष्टता है। जो स्वयं स्पष्ट है वही दूसरों को दिशा दे सकता है। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, यह दीपक देखो, यदि यह हवा से डरकर स्वयं को बुझा ले तो अंधकार छा जाएगा, पर यदि यह जलते रहने का साहस करे तो कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर प्रकाश अवश्य देगा। दिन बीतते गए। आर्यमित्र तक्षशिला में रहकर नीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का अभ्यास करने लगा। आचार्य उसे प्रतिदिन किसी न किसी परिस्थिति में डालते और कहते, निर्णय लो। कभी उसे दो अपराधियों में से किसे दंड देना है यह तय करना होता, कभी सीमित धन से सेना या प्रजा के कल्याण में किसे प्राथमिकता देनी है, कभी मित्र राज्य की सहायता करनी है या अपनी सुरक्षा बढ़ानी है। हर बार युवराज पहले हिचकता, फिर सोचता, तर्क करता और अंततः निर्णय देता। कई बार चाणक्य उसकी आलोचना करते, यह निर्णय भावनाओं पर आधारित है, तर्क पर नहीं। कभी कहते, यह निर्णय तर्क संगत है, परंतु इसमें करुणा का अभाव है। धीरे धीरे आर्यमित्र ने समझा कि निर्णय केवल बुद्धि से नहीं, संतुलन से लिए जाते हैं। एक दिन तक्षशिला में समाचार आया कि आर्यमित्र के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। दरबार में घबराहट फैल गई। संदेशवाहक ने कहा, महाराज अस्वस्थ है, सेना दिशाहीन है। यदि शीघ्र निर्णय ना लिया गया तो राजधानी पर अधिकार हो जाएगा। युवराज का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह चाणक्य के पास पहुंचा, गुरुदेव, यह समय आ गया है, मैं क्या करूं? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा, मैं तुम्हें आदेश नहीं दूंगा। जो सीखा है उसके आधार पर स्वयं निर्णय लो। याद रखो, साहस का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि परिणाम की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। आर्यमित्र ने गहरी सांस ली। उसने परिस्थिति का विश्लेषण किया। शत्रु की सेना विशाल थी, परंतु लंबी दूरी तय करके आई थी। अपनी सेना संख्या में कम थी, परंतु भूमि से परिचित। यदि सीधा युद्ध किया जाए तो हानि अधिक होगी। यदि कूटनीति अपनाई जाए तो समय मिल सकता है। उसने निर्णय लिया कि सीधे युद्ध के बजाय गुरिल्ला नीति अपनाई जाए। छोटे छोटे दलों में सैनिक रात के समय शत्रु की रसद पर आक्रमण करें। साथ ही गुप्त दूत भेजकर शत्रु के मंत्रियों में मतभेद उत्पन्न किए जाएं। चाणक्य ने सिर हिलाया, अब तुमने निर्णय ले लिया है, जाओ उसे कार्यान्वित करो। आर्यमित्र राज्य लौटा।
उसने सेनापतियों को बुलाकर अपनी योजना समझाई। कुछ ने विरोध किया, यह कायरता है, हमें खुला युद्ध करना चाहिए। पर आर्यमित्र ने दृढ़ता से कहा, यह निर्णय मेरा है, परिणाम की जिम्मेदारी भी मेरी। योजना लागू हुई। रातों रात शत्रु की रसद नष्ट होने लगी। उनके सैनिक थकान और भूख से कमजोर हो गए। दूसरी ओर गुप्तचरों ने शत्रु के दरबार में भ्रम फैला दिया कि उनके ही मंत्री विश्वासघात कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में शत्रु सेना में मतभेद उत्पन्न हो गया। अंततः शत्रु राजा को पीछे हटना पड़ा। राज्य बच गया। दरबार में विजय का उत्सव हुआ। वृद्ध राजा ने आर्यमित्र को गले लगाया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो। परंतु आर्यमित्र ने कहा, यह विजय मेरे साहस की नहीं, मेरे गुरु की शिक्षा की है। कुछ समय बाद वह पुनः तक्षशिला गया और चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं समझ गया कि निर्णय लेने का साहस ही राजा की वास्तविक शक्ति है। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, साहस का अर्थ लापरवाही नहीं। निर्णय लेने से पहले विचार करो, परंतु विचार के बाद हिचको मत। जो अवसर पर निर्णय नहीं लेता वह अवसर खो देता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थिति से भागते हैं, दूसरे वे जो परिस्थिति को दोष देते हैं, और तीसरे वे जो परिस्थिति में अवसर खोजते हैं। तीसरे प्रकार के लोग ही इतिहास बनाते हैं। आर्यमित्र ने पूछा, गुरुदेव, यदि भविष्य में कोई निर्णय मुझे गलत सिद्ध कर दे तो? चाणक्य ने उत्तर दिया, तो उससे सीखो, परंतु भय के कारण निर्णय मत छोड़ो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है, वही कठिन से कठिन निर्णय भी साहसपूर्वक ले सकता है। वर्षों बाद आर्यमित्र एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा बना। उसके राज्य में शिक्षा, व्यापार और न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर बसने लगे। उसका नाम एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता था जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्पष्ट और साहसी निर्णय लेता था। एक बार उसके दरबार में 2 भाई आए जो भूमि के विवाद में उलझे हुए थे। दोनों के तर्क थे, यदि एक को भूमि दी जाती तो दूसरा असंतुष्ट होता। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह कठिन मामला है, इसे टाल दें। पर आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, कठिन निर्णय ही राजा की परीक्षा लेते हैं। उसने दोनों की बात सुनी, साक्ष्य देखे और निष्पक्ष निर्णय दिया। कुछ समय के लिए एक भाई नाराज हुआ, परंतु बाद में उसे भी न्याय की स्पष्टता समझ में आई। धीरे धीरे राज्य में यह विश्वास फैल गया कि राजा का निर्णय अंतिम और न्याय संगत होता है। एक दिन वृद्धावस्था में आर्यमित्र ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मैंने अपने जीवन में सीखा है कि निर्णय लेना ही जीवन का सार है। यदि तुम अपने हृदय और बुद्धि में संतुलन रखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। उसने अपने पुत्र को तक्षशिला भेजा ताकि वह भी चाणक्य की नीति सीखे। इस प्रकार चाणक्य की शिक्षा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती रही। उनकी नीति का सार यही था कि साहसपूर्वक, विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लो, क्योंकि जीवन उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करने का साहस रखते हैं। और यही इस कथा का संदेश है। निर्णय लेने से मत डरो, सोचो, समझो, परंतु समय आने पर दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि जो स्वयं अपने जीवन का निर्णय करता बनता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। आर्यमित्र का पुत्र आर्यकेतु तक्षशिला पहुंचा तो उसके मन में उत्साह से अधिक संशय था। पिता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि वह न्याय और साहस का प्रतीक है। आर्यकेतु सोचता, क्या मैं भी वैसा बन पाऊंगा? क्या मुझ में उतना धैर्य और निर्णय शक्ति है? तक्षशिला में अब आचार्य वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनके नेत्रों का तेज अब भी वैसा ही था। चाणक्य ने आर्यकेतु को देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरे पर प्रश्न है, कहो क्या दुविधा है? आर्यकेतु ने स्वीकार किया, गुरुदेव, मुझे निर्णय लेने से पहले ही असफलता दिखाई देती है। मैं सोचता हूं कि यदि मेरा निर्णय राज्य को हानि पहुंचा दे तो? चाणक्य ने उत्तर दिया, जिसे अपने निर्णय के परिणाम का भय है, वही निर्णय के योग्य है, परंतु जो भय के कारण रुक जाए वह अयोग्य है। भय को पहचानो, पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। उन्होंने एक परीक्षा दी। तक्षशिला के निकट एक गांव में 2 गुटों के बीच वर्षों से विवाद चल रहा था। जल का स्रोत एक ही था, दोनों उसे अपना अधिकार बताते थे। चाणक्य ने कहा, जाओ इस विवाद का समाधान करो, मैं कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा। आर्यकेतु गांव पहुंचा। दोनों पक्ष क्रोधित थे। यदि वह एक के पक्ष में निर्णय देता तो दूसरा शत्रु बन जाता। उसने पहले दोनों की बात सुनी, फिर आसपास की भूमि का निरीक्षण किया। उसे पता चला कि यदि थोड़ी खुदाई कराई जाए तो पास ही दूसरा जल स्रोत निकाला जा सकता है। उसने दोनों गुटों को बुलाकर कहा, जल प्रकृति का है, किसी एक का नहीं। यदि तुम मिलकर श्रम करो तो दूसरा स्रोत भी निकाला जा सकता है, तब विवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों ने उपहास किया, यह असंभव है।
पर आर्यकेतु ने दृढ़ता दिखाई। उसने स्वयं फावड़ा उठाया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कुछ ही दिनों में नया जल स्रोत निकल आया। दोनों गुटों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई। जब वह लौटा, चाणक्य ने पूछा, तुमने एक पक्ष क्यों नहीं चुना? आर्यकेतु ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगा कि यदि मैं एक को विजयी और दूसरे को पराजित घोषित कर दूं, तो विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐसा मार्ग चुना जिसमें दोनों का हित हो। चाणक्य ने संतोष से कहा, यही साहस है। निर्णय का अर्थ केवल किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि कभी कभी नया मार्ग बनाना भी होता है। समय बीता, तभी राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा न होने से खेत सूख गए। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। आर्यमित्र वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने राजकाज का भार आर्यकेतु को सौंप दिया। अब वास्तविक परीक्षा सामने थी। दरबार में मंत्रियों ने सुझाव दिए, भंडार में अनाज सीमित है, केवल सेना और राज परिवार के लिए सुरक्षित रखें। कुछ ने कहा, कर बढ़ा दिया जाए। कुछ बोले, आर्यकेतु के बाद उसके पुत्र वीरसेन ने राज्य संभाला। बचपन से ही उसने अपने पिता और पितामह की कथाएं सुनी थी। कैसे उन्होंने भय के स्थान पर साहस को चुना और कैसे हर कठिन मोड़ पर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे। परंतु समय बदल चुका था। अब राज्य के सामने बाहरी शत्रुओं से अधिक आंतरिक षड्यंत्र थे। समृद्धि बढ़ी तो लालच भी बढ़ा। दरबार में कुछ ऐसे मंत्री थे जो गुप्त रूप से अपने स्वार्थ साधने लगे थे। वीरसेन स्वभाव से शांत था। वो हर निर्णय लेने से पहले सबकी राय सुनता, पर यही उसकी कमजोरी बनती जा रही थी। मंत्री उसकी विनम्रता को निर्णयहीनता समझने लगे। वे सोचते, राजा अभी युवा है, इसे अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। एक दिन गुप्तचर प्रमुख ने आकर सूचना दी कि राजकोष से धीरे धीरे धन गायब हो रहा है। प्रमाण सीधे सीधे किसी एक व्यक्ति पर नहीं थे, पर संकेत कुछ प्रभावशाली मंत्रियों की ओर जा रहे थे। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि वीरसेन बिना ठोस प्रमाण के कठोर दंड देता तो दरबार में विद्रोह हो सकता था। यदि वो चुप रहता तो भ्रष्टाचार बढ़ता। रात को वो अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा। उसे अपने पूर्वजों की बातें याद आई। निर्णय में विलंब कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। उसे ये भी स्मरण हुआ कि महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, राजा को कोमल हृदय और कठोर बुद्धि दोनों रखनी चाहिए। अगले दिन उसने सभा बुलाई, पर किसी पर आरोप लगाने के बजाय उसने घोषणा की कि राज्य में एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। राजकोष का लेखा जोखा अब खुले दरबार में मासिक रूप से प्रस्तुत होगा। प्रत्येक विभाग का स्वतंत्र निरीक्षण होगा। साथ ही गुप्तचर विभाग को अधिकार दिया गया कि वे सीधे राजा को रिपोर्ट करें। कुछ मंत्रियों के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। धीरे धीरे अनियमितताएं सामने आने लगी। प्रमाण जुटने लगे। जब सत्य स्पष्ट हो गया, तब वीरसेन ने दोषियों को दंडित किया, न क्रोध में न प्रतिशोध में, बल्कि न्याय के आधार पर। उसने कहा, राज्य की समृद्धि प्रजा के विश्वास से चलती है। जो इस विश्वास को तोड़ेगा, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, दंडित होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी दिन से वीरसेन की छवि बदल गई। लोग समझ गए कि उसकी शांति कमजोरी नहीं बल्कि संयम है। कुछ वर्षों बाद राज्य के सीमांत प्रदेश में विद्रोह भड़क उठा। वहां के युवाओं को लगा कि राजधानी उनकी उपेक्षा कर रही है। सेना भेजना आसान उपाय था, पर रक्तपात निश्चित था। वीरसेन ने पहले दूत भेजे। उसने स्वयं सीमांत प्रदेश की यात्रा की। लोगों की शिकायतें सुनी। सड़कें टूटी थीं, कर अधिक थे और स्थानीय अधिकारियों का व्यवहार कठोर था। उसने वहीं सभा बुलाई और तत्काल कुछ करों में कमी की घोषणा की। स्थानीय युवाओं को सेना और प्रशासन में स्थान देने का निर्णय लिया गया। साथ ही दोषी अधिकारियों को हटाया गया। कुछ उग्र नेताओं को लगा कि उनकी शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की। तब वीरसेन ने स्पष्ट कहा, संवाद का मार्ग खुला है, पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। सीमित और संयमित बल प्रयोग से उपद्रव शांत किया गया। ये निर्णय कठिन था। पहले संवाद, फिर आवश्यकता पड़ने पर कठोरता, पर यही संतुलन राज्य को टूटने से बचा गया। समय के साथ वीरसेन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्य भी उसके निर्णयों का सम्मान करने लगे। एक बार एक शक्तिशाली राजा ने विवाह संबंध का प्रस्ताव भेजा, पर शर्त रखी कि बदले में सीमांत का एक समृद्ध क्षेत्र उसे सौंप दिया जाए। दरबार में मतभेद उत्पन्न हो गए। कुछ बोले, ये संबंध शांति सुनिश्चित करेगा। कुछ ने कहा, भूमि देना दुर्बलता होगी। वीरसेन ने कई दिन तक विचार किया। अंततः उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने उत्तर भेजा, मित्रता समान सम्मान पर आधारित होती है, सौदे पर नहीं। साथ ही उसने सीमांत क्षेत्र में किलेबंदी और व्यापार दोनों को मजबूत किया, ताकि भविष्य में कोई दबाव न बना सके। उसका यह निर्णय साहसिक था।
कुछ समय तक युद्ध की आशंका बनी रही, परंतु उसकी दृढ़ता और तैयारी देखकर पड़ोसी राजा पीछे हट गया। वर्षों बाद जब वीरसेन वृद्ध हुआ तो उसने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उसने देखा कि हर युग में चुनौतियां अलग अलग थीं, कभी अकाल, कभी युद्ध, कभी भ्रष्टाचार, कभी विद्रोह, पर एक सूत्र समान रहा, निर्णय लेने का साहस। अपने उत्तराधिकारी को उसने बुलाकर कहा, स्मरण रखना, निर्णय लेते समय 3 शत्रु सामने आते हैं, भय, लोभ और मोह। भय तुम्हें रोकता है, लोभ तुम्हें भटकाता है और मोह तुम्हें पक्षपाती बनाता है। यदि इन तीनों पर विजय पाली तो निर्णय स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। उसने ये भी कहा, लोग कभी कभी तुम्हारे निर्णय से असंतुष्ट होंगे, पर यदि तुम्हारा मन साक्षी है कि तुमने न्याय और धर्म के अनुसार कार्य किया है तो आलोचना से मत डरो। राज्य में शिक्षा की परंपरा को और सुदृढ़ किया गया। तक्षशिला की तरह नए गुरुकुल स्थापित हुए। वहां युवाओं को केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन के निर्णय लेने की कला भी सिखाई जाती। उन्हें बताया जाता कि साहस केवल रणभूमि में नहीं बल्कि सत्य बोलने, न्याय करने और कठिन विकल्प चुनने में भी चाहिए। धीरे धीरे ये राज्य एक उदाहरण बन गया, जहां शासन भय से नहीं, विवेक और साहस से चलता था। व्यापारी निडर होकर व्यापार करते, किसान निश्चिंत होकर खेती और विद्वान स्वतंत्र होकर विचार व्यक्त करते। और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिक्षा जीवित रही कि जीवन का हर मोड़ एक प्रश्न लेकर आता है। उस प्रश्न का उत्तर देना ही निर्णय है। जो उत्तर देने से भागता है वो अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में सौंप देता है, पर जो साहसपूर्वक उत्तर देता है वही अपने इतिहास की रचना करता है। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में कोई न कोई आर्यमित्र, आर्यकेतु या वीरसेन जन्म लेता है। हर मनुष्य के भीतर एक छोटा सा राज्य है, उसका मन। वहां भी विचारों का युद्ध होता है, भय और साहस का संघर्ष होता है, और वहां भी वही विजयी होता है जो स्पष्टता और धैर्य के साथ निर्णय लेता है। यही चाणक्य की नीति का शाश्वत संदेश है। विचार करो परंतु निर्णय से मत डरो, क्योंकि साहस से लिया गया निर्णय ही जीवन को दिशा देता है और दिशा ही मनुष्य को महान बनाती है। वीरसेन के बाद राज्य की बागडोर उसकी पुत्री आर्या के हाथों में आई। ये पहली बार था जब उस वंश में एक रानी सिंहासन पर बैठी। कुछ दरबारियों के मन में संदेह था, क्या एक स्त्री इतने विशाल राज्य का संचालन कर पाएगी? पर प्रजा के मन में जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्होंने वीरसेन की न्यायप्रियता देखी थी और जानते थे कि उसने अपनी पुत्री को उसी नीति में शिक्षित किया था। आर्या बचपन से ही शस्त्र, शास्त्र और शासन तीनों में पारंगत थी। उसे अपने पूर्वजों की कथा कंठस्थ थी, विशेषकर महान आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं। वो जानती थी कि असली चुनौती बाहरी नहीं, भीतर की होती है, मन की दुविधा। राज्य में उस समय एक नई समस्या उत्पन्न हुई। दूर देशों से व्यापारी आने लगे थे। वे नए प्रकार के सामान और तकनीक लेकर आते थे, पर साथ ही अपने नियम और प्रभाव भी लाते थे। कुछ मंत्री चाहते थे कि राज्य पूरी तरह विदेशी व्यापार पर निर्भर हो जाए ताकि शीघ्र लाभ मिले। अन्य मंत्री कहते थे कि इससे लातका शिल्पकारों का विनाश हो जाएगा। आर्या के सामने दुविधा थी। यदि वो विदेशी व्यापार रोक देती तो राज्य प्रगति से पीछे रह जाता। यदि वो उसे पूरी स्वतंत्रता देती तो अपनी जड़ों को हानि पहुंच सकती थी। उसने कई दिनों तक विचार विमर्श किया। उसने शिल्पकारों, किसानों, व्यापारियों और विद्वानों से अलग अलग भेंट की। उसने पाया कि समस्या व्यापार नहीं, संतुलन की है। एक दिन उसने सभा में घोषणा की कि विदेशी व्यापार का स्वागत है, परंतु राज्य के नियमों के भीतर। स्थानीय शिल्पकारों को संरक्षण दिया जाएगा। विदेशी व्यापारी यहाँ व्यापार कर सकते हैं, पर उन्हें यहाँ के युवाओं को अपनी तकनीक सिखानी होगी। लाभ दोनों का होगा। ये निर्णय नया था। कुछ लोग असंतुष्ट हुए, पर धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे। स्थानीय शिल्पकारों ने नई तकनीक सीखी, उत्पादन बढ़ा और राज्य समृद्ध हुआ। आर्या ने सिद्ध कर दिया कि साहस का अर्थ अंध विरोध या अंध स्वीकृति नहीं, बल्कि संतुलित मार्ग चुनना है। कुछ वर्षों बाद प्रकृति ने फिर परीक्षा ली। एक भयंकर महामारी फैली। लोग भयभीत थे। अफवाहें फैलने लगी कि ये देवताओं का प्रकोप है। कुछ लोग पलायन करने लगे। दरबार में मतभेद था। कुछ बोले शहर बंद कर दिए जाएं, कुछ ने कहा सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। निर्णय कठिन था, क्योंकि दोनों के अपने परिणाम थे। आर्या ने वैद्यों और विद्वानों को बुलाया। उसने उनसे रोग के कारण और बचाव के उपाय समझे। फिर उसने घोषणा की कि कुछ समय के लिए नगरों में आवागमन सीमित होगा। रोगियों के लिए अलग स्थान बनाए जाएंगे। राज्य उनके भोजन और औषधि की व्यवस्था करेगा। ये कठोर निर्णय था। व्यापार प्रभावित हुआ, लोगों को असुविधा हुई, पर कुछ ही महीनों में महामारी पर नियंत्रण हो गया।
प्रजा ने देखा कि रानी ने लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए निर्णय लिया। एक रात आर्या राजमहल की पुस्तकालय में बैठी थी। उसने अपने पूर्वजों के पत्र पढ़े। उनमें एक पंक्ति बार बार दोहराई गई थी, निर्णय वही सही है जिसे लेने के बाद तुम चैन से सो सको। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं अपने हर निर्णय के साथ शांति महसूस करती हूँ? उत्तर था हाँ। समय बीता। आर्या ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसने गुरुकुलों में ये नियम बनवाया कि बच्चों को छोटी छोटी परिस्थितियों में स्वयं निर्णय लेने का अभ्यास कराया जाए। उन्हें केवल उत्तर ना सिखाए जाए बल्कि प्रश्नों का सामना करना सिखाया जाए। राज्य में एक परंपरा प्रारंभ हुई कि हर वर्ष युवाओं के लिए निर्णय सभा आयोजित की जाती, जहां उन्हें जटिल परिस्थितियां दी जाती और वे अपने समाधान प्रस्तुत करते। इससे नई पीढ़ी में आत्मविश्वास बढ़ा। वृद्धावस्था में आर्या ने अपने जीवन का सार अपने उत्तराधिकारी से कहा, साहस वंश से नहीं आता, अभ्यास से आता है। छोटे छोटे निर्णयों में सत्य का साथ दोगे तो बड़े निर्णयों में भी डगमगाओगे नहीं। उसने मुस्कुराकर जोड़ा, और याद रखना, निर्णय में विलंब भी एक निर्णय है, इसलिए सोचो अवश्य, पर समय पर कदम उठाओ। धीरे धीरे वो राज्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि नीति और विवेक से प्रसिद्ध हुआ। पड़ोसी राज्य वहां से शिक्षा लेने आने लगे कि कैसे संतुलन और साहस से शासन किया जाता है। कहानी की यह धारा अनंत है। हर पीढ़ी में चुनौतियां बदलती रहीं, कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी, कभी प्रगति की दुविधा, पर एक सूत्र अटल रहा, निर्णय लेने का साहस। और अंततः यही समझ में आता है कि हर मनुष्य अपने जीवन का शासक है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर एक सिंहासन है जहां उसे बैठकर अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निर्णय करना होता है। यदि वो भय से संचालित होगा तो उसका जीवन दूसरों के निर्णयों का परिणाम बन जाएगा, पर यदि वो विवेक और साहस से निर्णय करेगा तो वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाएगा। यही उस परंपरा की अमर शीख है। वीरसेन के बाद राज्य की बागडोर उसकी पुत्री आर्या के हाथों में आई। ये पहली बार था जब उस वंश में एक रानी सिंहासन पर बैठी। कुछ दरबारियों के मन में संदेह था, क्या एक स्त्री इतने विशाल राज्य का संचालन कर पाएगी? पर प्रजा के मन में जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्होंने वीरसेन की न्यायप्रियता देखी थी और जानते थे कि उसने अपनी पुत्री को उसी नीति में शिक्षित किया है। आर्या बचपन से ही शास्त्र, शस्त्र और शासन तीनों में पारंगत थी। उसे अपने पूर्वजों की कथा कंठस्थ थी, विशेषकर महान आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं। वो जानती थी कि असली चुनौती बाहरी नहीं, भीतर की होती है, मन की दुविधा। राज्य में उस समय एक नई समस्या उत्पन्न हुई। दूर देशों से व्यापारी आने लगे थे। वे नए प्रकार के सामान और तकनीक लेकर आते थे, पर साथ ही अपने नियम और प्रभाव भी लाते थे। कुछ मंत्री चाहते थे कि राज्य पूरी तरह विदेशी व्यापार पर निर्भर हो जाए ताकि शीघ्र लाभ मिले। अन्य मंत्री कहते थे कि इससे स्थानीय शिल्पकारों का विनाश हो जाएगा। आर्या के सामने दुविधा थी। यदि वो विदेशी व्यापार रोक देती तो राज्य प्रगति से पीछे रह सकता था। यदि वो उसे पूरी स्वतंत्रता देती तो अपनी जड़ों को हानि पहुंच सकती थी। उसने कई दिनों तक विचार विमर्श किया। उसने शिल्पकारों, किसानों, व्यापारियों और विद्वानों से अलग अलग भेंट की। उसने पाया कि समस्या व्यापार नहीं, संतुलन की है। एक दिन उसने सभा में घोषणा की, विदेशी व्यापार का स्वागत है, परंतु राज्य के नियमों के भीतर। स्थानीय शिल्पकारों को संरक्षण दिया जाएगा। विदेशी व्यापारी यहाँ व्यापार कर सकते हैं, पर उन्हें यहाँ के युवाओं को अपनी तकनीक सिखानी होगी। लाभ दोनों का होगा। ये निर्णय नया था। कुछ लोग असंतुष्ट हुए, पर धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे। स्थानीय शिल्पकारों ने नई तकनीक सीखी, उत्पादन बढ़ा और राज्य समृद्ध हुआ। आर्या ने सिद्ध कर दिया कि साहस का अर्थ अंध विरोध या अंध स्वीकृति नहीं, बल्कि संतुलित मार्ग चुनना है। कुछ वर्षों बाद प्रकृति ने फिर परीक्षा ली। एक भयंकर महामारी फैली। लोग भयभीत थे। अफवाहें फैलने लगीं कि ये देवताओं का प्रकोप है। कुछ लोग पलायन करने लगे। दरबार में मतभेद था। कुछ बोले शहर बंद कर दिए जाए, कुछ ने कहा सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। निर्णय कठिन था, क्योंकि दोनों के अपने परिणाम थे। आर्या ने वैद्यों और विद्वानों को बुलाया। उसने उनसे रोग के कारण और बचाव के उपाय समझे। फिर उसने घोषणा की, कुछ समय के लिए नगरों में आवागमन सीमित होगा। रोगियों के लिए अलग स्थान बनाए जाएंगे। राज्य उनके भोजन और औषधि की व्यवस्था करेगा। ये कठोर निर्णय था। व्यापार प्रभावित हुआ, लोगों को असुविधा हुई, पर कुछ ही महीनों में महामारी पर नियंत्रण हो गया। प्रजा ने देखा कि रानी ने लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए निर्णय लिया। एक रात आर्या राजमहल की पुस्तकालय में बैठी थी। उसने अपने पूर्वजों के पत्र पढ़े।
उनमें एक पंक्ति बार बार दोहराई गई थी, निर्णय वही सही है जिसे लेने के बाद तुम चैन से सो सको। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं अपने हर निर्णय के साथ शांति महसूस करती हूँ? उत्तर था हाँ। समय बीता। आर्या ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसने गुरुकुलों में ये नियम बनवाया कि बच्चों को छोटी छोटी परिस्थितियों में स्वयं निर्णय लेने का अभ्यास कराया जाए। उन्हें केवल उत्तर ना सिखाए जाए, बल्कि प्रश्नों का सामना करना सिखाया जाए। राज्य में एक परंपरा प्रारंभ हुई। हर वर्ष युवाओं के लिए निर्णय सभा आयोजित की जाती, जहां उन्हें जटिल परिस्थितियां दी जाती और वे अपने समाधान प्रस्तुत करते। इससे नई पीढ़ी में आत्मविश्वास बढ़ा। वृद्धावस्था में आर्या ने अपने जीवन का सार अपने उत्तराधिकारी से कहा, साहस वंश से नहीं आता, अभ्यास से आता है। छोटे छोटे निर्णयों में सत्य का साथ दोगे तो बड़े निर्णयों में भी डगमगाओगे नहीं। उसने मुस्कुराकर जोड़ा, और याद रखो, निर्णय में विलंब भी एक निर्णय है, इसलिए सोचो अवश्य, पर समय पर कदम उठाओ। धीरे धीरे वो राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि नीति और विवेक से प्रसिद्ध हुआ। पड़ोसी राज्य वहां से शिक्षा लेने आने लगे कि कैसे संतुलन और साहस से शासन किया जाता है। कहानी की ये धारा अनंत है। हर पीढ़ी में चुनौतियां बदलती रहीं, कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी, कभी प्रगति की दुविधा, पर एक सूत्र अटल रहा, निर्णय लेने का साहस। और अंततः यही समझ में आता है कि हर मनुष्य अपने जीवन का शासक है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भीतर एक सिंहासन है जहां उसे बैठकर अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निर्णय करना होता है। यदि वो भय से संचालित होगा तो उसका जीवन दूसरों के निर्णयों का परिणाम बन जाएगा, पर यदि वो विवेक और साहस से निर्णय करेगा तो वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाएगा। यही उस परंपरा की अमर सीख है। विचार करो, संतुलन रखो और फिर निर्भय होकर निर्णय लो, क्योंकि साहस से लिया गया निर्णय ही जीवन को ऊंचाई देता है और वही मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। आर्या के पश्चात राज्य की धारा और भी विस्तृत हो चुकी थी। समृद्धि, शिक्षा और संतुलित नीति के कारण ये राज्य दूर दूर तक आदर्श माना जाने लगा था। पर इतिहास की एक सच्चाई है, जितनी ऊंचाई उतनी ही परीक्षा। आर्या का पुत्र आदित्य सिंहासन पर बैठा तो समय बदल चुका था। अब शत्रु केवल सीमाओं पर नहीं, विचारों में भी प्रवेश करने लगे थे। पड़ोसी राज्यों ने युद्ध के बजाय षड्यंत्र का मार्ग अपनाया। वे अफवाहें फैलाने लगे कि राज्य की समृद्धि केवल दिखावा है, कि कर अत्यधिक है, कि शासन पक्षपाती है। धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह के बीज पड़ने लगे। बाजारों में खुसफुसाहट, चौपालों में चर्चा और युवाओं में असंतोष दिखने लगा। ये खुला विद्रोह नहीं था, पर भीतर ही भीतर अस्थिरता बढ़ रही थी। आदित्य के सामने कठिन निर्णय था। क्या वो कठोर कानून बनाकर विरोध दबा दे या सबको स्वतंत्र छोड़ दे और रिस्क उठाए? यदि वो कठोर होता तो उसकी छवि बदल जाती, यदि वो शिथिल रहता तो षड्यंत्र गहरा सकता था। एक रात वो अपने पूर्वजों की चित्रशाला में गया। वहां उसे आर्यमित्र, आर्यकेतु, वीरसेन और आर्या के चित्र दिखाई दिए। उसे लगा जैसे वे मौन होकर भी कुछ कह रहे हों। साहस केवल तलवार में नहीं, सत्य के साथ खड़े होने में है। उसे महान आचार्य चाणक्य की एक उक्ति स्मरण हुई, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के मन को पढ़े, केवल शब्दों को नहीं। अगले दिन उसने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में खुली सभाएं आयोजित करने का आदेश दिया। हर नगर और गांव में प्रतिनिधि चुनकर राजधानी में बुलाए गए। वहां आदित्य स्वयं उपस्थित हुआ और बोला, यदि शासन में कोई कमी है तो उसे कहने का अधिकार तुम्हें है, परंतु असत्य और भ्रम फैलाना भी उतना ही अपराध है जितना अन्याय। लोग पहले संकोच में थे, फिर धीरे धीरे बोलने लगे। किसी ने कर व्यवस्था पर प्रश्न उठाया, किसी ने अधिकारियों के व्यवहार पर। आदित्य ने हर बात सुनी, कुछ सुझाव तुरंत स्वीकार किए, कुछ पर विचार का आश्वासन दिया। साथ ही उसने गुप्तचर विभाग को सक्रिय किया और षड्यंत्र के स्रोत खोजने को कहा। कुछ बाहरी दूत पकड़े गए जो अफवाहें फैलाने में लगे थे। उनके पीछे पड़ोसी राज्य का हाथ था। अब निर्णय और कठिन था। क्या तुरंत युद्ध घोषित कर दिया जाए? दरबार के कुछ योद्धा यही चाहते थे, पर आदित्य ने कहा, युद्ध अंतिम उपाय है, पहला नहीं। उसने पड़ोसी राज्य को एक सख्त संदेश भेजा, यदि तुम्हारे दूतों की गतिविधियां नहीं रुकी तो हम इसे शत्रुता मानेंगे। साथ ही उसने अपनी सेना को सतर्क कर दिया और सीमाओं को मजबूत किया। कुछ सप्ताह तनावपूर्ण रहे। अंततः पड़ोसी राज्य ने अपने दूत वापस बुला लिए। वे समझ चुके थे कि ये राज्य ना तो भयभीत होगा, न उकसावे में आएगा। आदित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, कभी कभी सबसे बड़ा साहस तलवार उठाने में नहीं, उसे म्यान में रखने में होता है। समय के साथ उसने शासन में पारदर्शिता और भी बढ़ा दी। लेखा जोखा सार्वजनिक किया गया। अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होने लगी।
इससे प्रजा का विश्वास फिर दृढ़ हो गया। पर एक और परीक्षा शेष थी, व्यक्तिगत परीक्षा। आदित्य का प्रिय मित्र और सेनापति, जो बचपन से उसके साथ था, एक गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया। उसने सीमांत प्रदेश में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। प्रमाण स्पष्ट थे। आदित्य के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। यदि वो मित्र को दंड देता तो व्यक्तिगत संबंध टूट जाते, यदि वो उसे बचाता तो न्याय की नींव हिल जाती। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अंततः उसने स्वयं से वही 3 प्रश्न पूछे जो उसके पूर्वजों ने सिखाए थे। क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या ये दीर्घकाल में हितकारी है? क्या मैं इसके परिणाम की जिम्मेदारी ले सकता हूँ? अगले दिन उसने सभा में घोषणा की कि सेनापति दोषी है और उसे पद से हटाया जाता है, साथ ही कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। उसकी आवाज भारी थी पर दृढ़। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों ने समझ लिया कि इस राज्य में संबंध से ऊपर सिद्धांत है। सेनापति ने दंड स्वीकार करते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध किया कि तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि तुमने मित्र नहीं, न्याय को चुना। उस दिन आदित्य ने अनुभव किया कि निर्णय का सबसे बड़ा मूल्य भीतर चुकाना पड़ता है, पर वही मूल्य भविष्य को सुरक्षित करता है। वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुआ तो उसने अपने उत्तराधिकारी को एक वाक्य दिया जो पीढ़ियों तक दोहराया गया, निर्णय लेने का साहस ही चरित्र की पहचान है। जो अपने प्रिय के विरुद्ध भी न्याय कर सके, वही सच्चा शासक है। और इस प्रकार ये परंपरा चलती रही। हर पीढ़ी ने नए प्रश्न देखे, नई चुनौतियां झेली, पर हर बार समाधान का मूल एक ही रहा, स्पष्ट विचार, संतुलित दृष्टि और निडर निर्णय। कहानी आज भी वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने भीतर के सिंहासन पर बैठकर निर्णय लेना होता है। क्या वो भय को चुनेगा या साहस को, सुविधा को या सत्य को? जो सत्य और साहस को चुनता है वही अपने जीवन का चाणक्य बन जाता है, और वही अपने भीतर के राज्य को स्थिर, समृद्ध और सम्मानित बना पाता है। आर्या के पश्चात राज्य की धारा और भी विस्तृत हो चुकी थी। समृद्धि, शिक्षा और संतुलित नीति के कारण ये राज्य दूर दूर तक आदर्श माना जाने लगा था। पर इतिहास की एक सच्चाई है, जितनी ऊंचाई उतनी ही परीक्षा। आर्या का पुत्र आदित्य सिंहासन पर बैठा तो समय बदल चुका था। अब शत्रु केवल सीमाओं पर नहीं, विचारों में भी प्रवेश करने लगे थे। पड़ोसी राज्यों ने युद्ध की बजाय षड्यंत्र का मार्ग अपनाया। वे अफवाहें फैलाने लगे कि राज्य की समृद्धि केवल दिखावा है, कि कर अत्यधिक है, कि शासन पक्षपाती है। धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह के बीज पड़ने लगे। बाजारों में फुसफुसाहट, चौपालों में चर्चा और युवाओं में असंतोष दिखने लगा। ये खुला विद्रोह नहीं था, पर भीतर ही भीतर अस्थिरता बढ़ रही थी। आदित्य के सामने कठिन निर्णय था। क्या वो कठोर कानून बनाकर विरोध दबा दे, या सबको स्वतंत्र छोड़ दे और जोखिम उठाए? यदि वो कठोर होता तो उसकी छवि बदल जाती, यदि वो शिथिल रहता तो षड्यंत्र गहरा सकता था। एक रात वो अपने पूर्वजों की चित्रशाला में गया। वहां उसे आर्यमित्र, आर्यकेतु, वीरसेन और आर्या के चित्र दिखाई दिए। उसे लगा जैसे वे मौन होकर भी कुछ कह रहे हों। साहस केवल तलवार में नहीं, सत्य के साथ खड़े होने में है। उसे महान आचार्य चाणक्य की एक उक्ति स्मरण हुई, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के मन को पढ़े, केवल शब्दों को नहीं। अगले दिन उसने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में खुली सभाएं आयोजित करने का आदेश दिया। हर नगर और गांव में प्रतिनिधि चुनकर राजधानी में बुलाए गए। वहां आदित्य स्वयं उपस्थित हुआ और बोला, यदि शासन में कोई कमी है तो उसे कहने का अधिकार तुम्हें है, परंतु असत्य और भ्रम फैलाना भी उतना ही अपराध है जितना अन्याय। लोग पहले संकोच में थे, फिर धीरे धीरे बोलने लगे। किसी ने कर व्यवस्था पर प्रश्न उठाया, किसी ने अधिकारियों के व्यवहार पर। आदित्य ने हर बात सुनी, कुछ सुझाव तुरंत स्वीकार किए, कुछ पर विचार का आश्वासन दिया। साथ ही उसने गुप्तचर विभाग को सक्रिय किया और षड्यंत्र के स्रोत खोजने को कहा। कुछ बाहरी दूत पकड़े गए जो अफवाहें फैलाने में लगे थे। उनके पीछे पड़ोसी राज्य का हाथ था। अब निर्णय और कठिन था। क्या तुरंत युद्ध घोषित कर दिया जाए? दरबार के कुछ योद्धा यही चाहते थे, पर आदित्य ने कहा, युद्ध अंतिम उपाय है, पहला नहीं। उसने पड़ोसी राजा को एक सख्त संदेश भेजा, यदि तुम्हारे दूतों की गतिविधियां नहीं रुकी तो हम इसे शत्रुता मानेंगे। साथ ही उसने अपनी सेना को सतर्क कर दिया और सीमाओं को मजबूत किया। कुछ सप्ताह तनावपूर्ण रहे। अंततः पड़ोसी राज्य ने अपने दूत वापस बुला लिए। वे समझ चुके थे कि ये राज्य ना तो भयभीत होगा, न उकसावे में आएगा।
आदित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, कभी कभी सबसे बड़ा साहस तलवार उठाने में नहीं, उसे म्यान में रखने में होता है। समय के साथ उसने शासन में पारदर्शिता और भी बढ़ा दी। लेखा जोखा सार्वजनिक किया गया। अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होने लगी। इससे प्रजा का विश्वास फिर दृढ़ हो गया। पर एक और परीक्षा शेष थी, व्यक्तिगत परीक्षा। आदित्य का प्रिय मित्र और सेनापति, जो बचपन से उसके साथ था, एक गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया। उसने सीमांत प्रदेश में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। प्रमाण स्पष्ट थे। आदित्य के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। यदि वो मित्र को दंड देता तो व्यक्तिगत संबंध टूट जाते। यदि वो उसे बचाता तो न्याय की नींव हिल जाती। उसने पूरी रात जागकर बिताई। अंततः उसने स्वयं को वही 3 प्रश्न पूछे जो उसके पूर्वजों ने सिखाए थे। क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या ये दीर्घकाल में हितकारी है? क्या मैं इसके परिणाम की जिम्मेदारी ले सकता हूं? अगले दिन उसने सभा में घोषणा की कि सेनापति दोषी है और उसे पद से हटाया जाता है। साथ ही कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। उसकी आवाज भारी थी पर दृढ़। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों ने समझ लिया कि इस राज्य में संबंध से ऊपर सिद्धांत है। सेनापति ने दंड स्वीकार करते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध किया कि तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि तुमने मित्र नहीं, न्याय को चुना। उस दिन आदित्य ने अनुभव किया कि निर्णय का सबसे बड़ा मूल्य भीतर चुकाना पड़ता है, पर वही मूल्य भविष्य को सुरक्षित करता है। वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुआ तो उसने अपने उत्तराधिकारी को एक वाक्य दिया जो पीढ़ियों तक दोहराया गया, निर्णय लेने का साहस ही चरित्र की पहचान है। जो अपने प्रिय के विरुद्ध भी न्याय कर सके वही सच्चा शासक है। और इस प्रकार ये परंपरा चलती रही। हर पीढ़ी ने नए प्रश्न देखे, नई चुनौतियां झेली, पर हर बार समाधान का मूल एक ही रहा, स्पष्ट विचार, संतुलित दृष्टि और निडर निर्णय। कहानी आज भी वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने भीतर के सिंहासन पर बैठकर निर्णय लेना होता है। क्या वो भय को चुनेगा या साहस को, सुविधा को या सत्य को? जो सत्य और साहस को चुनता है वही अपने जीवन का चाणक्य बन जाता है, और वही अपने भीतर के राज्य को स्थिर, समृद्ध और सम्मानित बना पाता है। आदित्य के बाद जब समय की धारा आगे बढ़ी तो राज्य और भी विशाल हो चुका था। व्यापार समुद्रों तक फैल गया था। शिक्षा दूर देशों तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। परंतु जितनी बाहरी प्रगति हुई उतनी ही भीतर की जटिलताएं भी बढ़ी। अब युद्ध तलवारों से कम विचारों और लालसाओं से अधिक होने लगे थे। आदित्य का पुत्र समरवीर सिंहासन पर बैठा। वो बचपन से ही अपने पूर्वजों की गाथाएं सुनता आया था। आर्यमित्र का युद्ध, आर्य केतु का अकाल, वीरसेन का न्याय, आर्या का संतुलन और आदित्य का कठोर निर्णय। उसे ये भी सिखाया गया था कि महान आचार्य चाणक्य की नीति केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। समरवीर बुद्धिमान था, पर उसका हृदय अत्यंत संवेदनशील था। वो लोगों की पीड़ा देखकर तुरंत प्रभावित हो जाता। यही उसकी शक्ति भी थी और कमजोरी भी। एक समय राज्य में नई विचारधारा फैलने लगी। कुछ विद्वान कहते थे कि अब राजा की आवश्यकता नहीं, सब निर्णय जनता स्वयं करे। ये विचार आकर्षक था। युवाओं में उत्साह था। वे कहते, हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। समरवीर दुविधा में पड़ गया। यदि वो इस विचार को दबाता तो उसे अत्याचारी कहा जाता। यदि वो पूरी तरह स्वीकार करता तो शासन व्यवस्था अचानक बदल जाती, जिससे अराजकता फैल सकती थी। उसने कई रातें जागकर बिताई। उसने सोचा, क्या मैं सिंहासन बचाने के लिए निर्णय लूं या राज्य के भविष्य के लिए? उसे अपने पूर्वजों की शिक्षा याद आई। निर्णय व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, व्यापक हित के लिए होना चाहिए। अंततः उसने एक सभा बुलाई और कहा, यदि शासन में कोई कमी है तो उसे कहने का अधिकार तुम्हें है, परंतु असत्य और भ्रम फैलाना भी उतना ही अपराध है जितना अन्याय। लोग पहले संकोच में थे, फिर धीरे धीरे बोलने लगे। किसी ने कर व्यवस्था पर प्रश्न उठाया, किसी ने अधिकारियों के व्यवहार पर। आदित्य ने हर बात सुनी। कुछ सुझाव तुरंत स्वीकार किए, कुछ पर विचार का आश्वासन दिया। साथ ही उसने गुप्तचर विभाग को सक्रिय किया और षड्यंत्र के स्रोत खोजने को कहा। कुछ बाहरी दूत पकड़े गए जो अफवाहें फैलाने में लगे थे। उनके पीछे पड़ोसी राज्य का हाथ था। अब निर्णय और कठिन था। क्या तुरंत युद्ध घोषित कर दिया जाए? दरबार के कुछ योद्धा यही चाहते थे, पर आदित्य ने कहा, युद्ध अंतिम उपाय है, पहला नहीं। उसने पड़ोसी राजा को एक सख्त संदेश भेजा, यदि तुम्हारे दूतों की गतिविधियां नहीं रुकी तो हम इसे शत्रुता मानेंगे।
साथ ही उसने अपनी सेना को सतर्क कर दिया और सीमाओं को मजबूत किया। कुछ सप्ताह तनावपूर्ण रहे। अंततः पड़ोसी राज्य ने अपने दूत वापस बुला लिए। वे समझ चुके थे कि ये राज्य न तो भयभीत होगा न उकसावे में आएगा। आदित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, कभी कभी सबसे बड़ा साहस तलवार उठाने में नहीं, उसे म्यान में रखने में होता है। समय के साथ उसने शासन में पारदर्शिता और भी बढ़ा दी। लेखा जोखा सार्वजनिक किया गया। अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होने लगी। इससे प्रजा का विश्वास फिर दृढ़ हो गया। पर एक और परीक्षा शेष थी, व्यक्तिगत परीक्षा। आदित्य का प्रिय मित्र और सेनापति, जो बचपन से उसके साथ था, एक गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया। उसने सीमांत प्रदेश में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। प्रमाण स्पष्ट थे। आदित्य के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। यदि वो मित्र को दंड देता तो व्यक्तिगत संबंध टूट जाते। यदि वो उसे बचाता तो न्याय की नींव हिल जाती। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अंततः उसने स्वयं को वही 3 प्रश्न पूछे जो उसके पूर्वजों ने सिखाए थे। क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या ये दीर्घकाल में हितकारी है? क्या मैं इसके परिणाम की जिम्मेदारी ले सकता हूं? अगले दिन उसने सभा में घोषणा की कि सेनापति दोषी है और उसे पद से हटाया जाता है। साथ ही कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। उसकी आवाज भारी थी पर दृढ़। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों ने समझ लिया कि इस राज्य में संबंध से ऊपर सिद्धांत है। सेनापति ने दंड स्वीकार करते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध किया कि तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि तुमने मित्र नहीं, न्याय को चुना। उस दिन आदित्य ने अनुभव किया कि निर्णय का सबसे बड़ा मूल्य भीतर चुकाना पड़ता है, पर वही मूल्य भविष्य को सुरक्षित करता है। वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुआ तो उसने अपने उत्तराधिकारी को एक वाक्य दिया जो पीढ़ियों तक दोहराया गया। निर्णय लेने का साहस ही चरित्र की पहचान है। जो अपने प्रिय के विरुद्ध भी न्याय कर सके, वही सच्चा शासक है। और इस प्रकार ये परंपरा चलती रही। हर पीढ़ी ने नए प्रश्न देखे, नई चुनौतियां झेली, पर हर बार समाधान का मूल एक ही रहा, स्पष्ट विचार, संतुलित दृष्टि और निडर निर्णय। कहानी आज भी वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने भीतर के सिंहासन पर बैठकर निर्णय लेना होता है। क्या वो भय को चुनेगा या साहस को, सुविधा को या सत्य को? जो सत्य और साहस को चुनता है वही अपने जीवन का चाणक्य बन जाता है, और वही अपने भीतर के राज्य को स्थिर, समृद्ध और सम्मानित बना पाता है। आदित्य के बाद जब समय की धारा आगे बढ़ी तो राज्य और भी विशाल हो चुका था। व्यापार समुद्रों तक फैल गया था। शिक्षा दूर देशों तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। परंतु जितनी बाहरी प्रगति हुई, उतनी ही भीतर की जटिलताएं भी बढ़ी। अब युद्ध तलवारों से समरवीर के बाद समय की गति और तीव्र हो गई। राज्य अब केवल सीमाओं से परिभाषित नहीं था, बल्कि विचारों, ज्ञान और व्यापार के जाल से जुड़ा हुआ था। उसके पुत्र ध्रुव केतु ने जब राजगद्दी संभाली, तब दुनिया पहले से कहीं अधिक बदल चुकी थी। संदेश घोड़ों से नहीं, दूतों और ध्वज संकेतों से आगे बढ़कर तेज माध्यमों से पहुंचने लगे थे। सूचनाएं तेज थीं, पर सत्य और असत्य का अंतर और भी जटिल हो गया था। ध्रुव केतु बचपन से ही नीति, इतिहास और शास्त्र पढ़ता आया था। उसे बार बार ये बताया गया था कि महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, सबसे कठिन युद्ध मन का होता है। उस समय उसे यह वाक्य गूढ़ लगता था, पर अब उसका अर्थ स्पष्ट होने लगा। राज्य में एक नई समस्या उठी। लोग त्वरित परिणाम चाहते थे। युवा पीढ़ी अधीर थी। वे कहते, निर्णय तुरंत लो, बदलाव अभी करो। बुजुर्ग कहते, धीरे चलो, परंपरा मत तोड़ो। समाज 2 धाराओं में बंटने लगा। ध्रुव केतु के सामने दुविधा थी। यदि वो युवाओं की मांग तुरंत स्वीकार करता तो स्थिरता खतरे में पड़ सकती थी। यदि वो सब कुछ टाल देता तो असंतोष बढ़ सकता था। ये युद्ध तलवारों का नहीं, अपेक्षाओं का था। एक दिन उसने महल के उद्यान में सभी आयु वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया। उसने कहा, तुम सब परिवर्तन चाहते हो, पर क्या तुम परिवर्तन की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो? सभा में मौन छा गया। फिर एक युवक बोला, हमें अवसर दो, हम सिद्ध करेंगे। ध्रुव केतु ने निर्णय लिया, राज्य में युवा परिषद बनाई जाएगी। उन्हें कुछ क्षेत्रों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। शिक्षा, कृषि और व्यापार में नई विधियां अपनाने की अनुमति दी जाएगी, पर शर्त ये कि परिणामों की जिम्मेदारी भी वे स्वयं स्वीकार करेंगे। ये साहसी कदम था।
कुछ प्रयोग असफल हुए, कुछ गांवों में नई खेती पद्धति विफल रही, लोग हताश हुए। तब ध्रुवकेतु ने उन्हें दंडित नहीं किया। उसने कहा, असफलता भी शिक्षा है यदि उससे सीख ली जाए। धीरे धीरे सफल प्रयोग सामने आए, उत्पादन बढ़ा, शिक्षा पद्धति आधुनिक हुई, व्यापार में नए मार्ग खुले, युवा पीढ़ी को आत्मविश्वास मिला और बुजुर्गों को ये संतोष कि परिवर्तन विवेक से हो रहा है। परंतु जीवन में हर निर्णय का एक अप्रत्याशित परिणाम भी होता है। राज्य के एक सीमांत क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली कुलों ने युवाओं की बढ़ती शक्ति से असंतोष व्यक्त किया। उन्हें लगा कि उनका प्रभाव घट रहा है। उन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह की योजना बनाई। जब यह सूचना ध्रुवकेतु तक पहुंची तो उसके सामने फिर वही प्रश्न खड़ा था, कठोरता या संवाद। यदि वो तुरंत सेना भेजता तो संघर्ष भड़क सकता था, यदि वो केवल बात करता तो विद्रोह फैल सकता था। उसने पहले गुप्तचरों से पूर्ण सत्य जांचा, फिर उन कुलपतियों को व्यक्तिगत आमंत्रण भेजा। सभा में उसने स्पष्ट कहा, यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो राज्य के साथ चलो, उसके विरुद्ध नहीं। परिवर्तन किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए है। कुछ ने झुककर समझौता किया, पर 2 कुलपति अड़े रहे। उन्होंने खुले विद्रोह की घोषणा कर दी। तब ध्रुवकेतु ने संयमित बल प्रयोग का आदेश दिया। विद्रोह शीघ्र दबा दिया गया, पर उसने विद्रोहियों के परिवारों को दंडित नहीं किया। उसने कहा, अपराध व्यक्ति का है, वंश का नहीं। इस निर्णय ने लोगों के मन में गहरा प्रभाव डाला। वे समझ गए कि राजा कठोर हो सकता है, पर अन्यायी नहीं। समय के साथ ध्रुवकेतु ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने शासन में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। हर नागरिक को कम से कम बुनियादी नीति और कानून का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि निर्णय कैसे और क्यों लिए जाते हैं। उसका मानना था कि समझदार प्रजा ही समझदार निर्णयों को जन्म देती है। वृद्धावस्था में जब उसने अपने जीवन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके निर्णयों में सबसे कठिन वे नहीं थे जिनमें युद्ध या विद्रोह था, बल्कि वे थे जिनमें उसे अपने अहंकार को त्यागना पड़ा। कई बार उसे अपनी प्रिय योजनाएं छोड़नी पड़ी क्योंकि वे व्यापक हित में नहीं थीं। अपने उत्तराधिकारी को उसने अंतिम शिक्षा दी। साहस केवल आगे बढ़ने में नहीं, कभी-कभी रुककर स्वयं को परखने में भी है। निर्णय लेते समय ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि वर्षों बाद इतिहास क्या कहेगा। उसने जोड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के भय को पहचानो, उसे छिपाओ मत, क्योंकि जिसे तुम पहचान लेते हो उस पर विजय पा सकते हो। ध्रुवकेतु के बाद भी ये परंपरा चलती रही। राज्य समय के साथ बदलता गया, पर उसकी आत्मा वही रही, विवेक, संतुलन और साहस। आज भी अगर कोई उस राज्य की कथा सुनता है तो उसे केवल राजाओं की कहानी नहीं मिलती, बल्कि एक गहरी सीख मिलती है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन छोटे छोटे निर्णय आते हैं। वही छोटे निर्णय मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। यदि तुम हर दिन सत्य, न्याय और दीर्घकालिक हित को चुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा चरित्र अडिग बन जाता है, और जब चरित्र अडिग हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। इस प्रकार ये कहानी अनंत है, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर दुविधा है तब तक निर्णय की आवश्यकता है, और जब तक निर्णय की आवश्यकता है तब तक साहस का महत्व बना रहेगा। यही उस अनंत परंपरा का सार है। सोचो, समझो, संतुलन रखो और फिर निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि वही व्यक्ति इतिहास नहीं, अपना भविष्य भी स्वयं लिखता है। समय बदलता रहा, युग बदलते रहे, राज सिंहासन बदलते रहे, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, निर्णय लेने का साहस। यही वो शक्ति है जिसने साधारण मनुष्य को असाधारण बनाया, और यही वो नीति है जिसे महान आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन से सिद्ध किया। इस पूरी कथा का सार केवल राजाओं के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। हमारे जीवन में भी हर दिन छोटे बड़े निर्णय आते हैं, कभी करियर का, कभी रिश्तों का, कभी सत्य और सुविधा के बीच चयन का। उस समय याद रखिए, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना हमारी कमजोरी है। साहस का अर्थ है सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाना। जो व्यक्ति निर्णय लेने का साहस कर लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है, और जो निर्णय से भागता है वो परिस्थितियों का दास बन जाता है।
यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, यदि आपको इसमें अपने जीवन की झलक दिखाई दी हो, तो इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ।